प्यारे दोस्तों, हम लोग आज प्रकाश के परावर्तन भाग देखने वाले हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग यूट्यूब पर ले चुके हैं और साथ साथ जो जो भी टॉपिक बच चुका है, यानी कि हम लोगों का छोटा छोटा 7-8 टॉपिक जो था उसे हम यूट्यूब पर ले चुके हैं। ठीक है, और जो बचा हुआ टॉपिक है उसे हम लोग यहाँ पर फेसबुक पर हम लोग लेंगे। ठीक है, तो जो भी सभी दोस्तों जुड़ जाइए। सभी दोस्तों क्लास को जुड़ते ही सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सॉरी सब्सक्राइब नहीं, फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि फेसबुक पर फॉलो होता है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले जो हम लोग का लेक्चर होने वाला है उसका नाम है, हम लोग का लेक्चर जो शुरू होगा वो हम लोगों का होगा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि हम लोगों का टॉपिक भी प्रकाश का परावर्तन है और लेक्चर भी प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, टॉपिक के साथ साथ लेक्चर भी हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन होने वाला है। ठीक है, दोनों, यानी कि टॉपिक का नाम भी आज प्रकाश का परावर्तन है और लेक्चर भी प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से प्रकाश का परावर्तन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लास को हम लोग श्री गणेश करके शुरू करेंगे। ठीक है, तो जय श्री गणेश करिए और इस क्लास को शुरू करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय श्री गणेश लिखकर भेजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले इस क्लास में जुड़ जाना है और जुड़ने के बाद सबसे पहले शेयर करना है क्लास को और सेशन को लाइक भी कर देना है। और सबसे पहले एक कलम और कॉपी लेकर बैठ जाना है और एकदम शांति ढंग से हम लोग प्रकाश के परावर्तन भाग के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग सबसे पहले मैथिली का ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप अभी क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए मैथिली का ऑब्जेक्टिव और हिंदी का ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नन हिंदी और मैथिली का ऑब्जेक्टिव वाला जो सेशन होगा हमारा वो हम लेकर आएंगे और उसमें ओनली 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा। वो सारा ऑब्जेक्टिव जो हिंदी और मैथिली में पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो वो हम लोग उसका एक सेशन लेकर आएंगे। ठीक है, एक दिन मैथिली का लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग हिंदी का लेकर आएंगे। ठीक है, और आप लोगों को उसमें कुछ चुन चुन कर ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, उसके अंदर से ही आपको जितना ऑब्जेक्टिव होगा ना वो पूछा जाएगा और उससे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं और इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, चैप्टर का नाम और टॉपिक दोनों का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन जो होता है दो तरह से होता है। कितनी तरह से? दो तरह से। प्रकाश नियमित रूप से भी परावर्तित होती है और अनियमित रूप से भी परावर्तित होती है। ठीक है, प्रकाश चलिए अब दिख रहा है। देखिए प्रकाश क्या हो रहा है, प्रकाश दो तरह से परावर्तित होती है। ठीक है, नियमित रूप से और अनियमित रूप से, यानी कि प्रकाश को हम दो तरह से क्या कर सकते हैं, परावर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन को सबसे पहले शेयर करना चाहिए। ठीक है, शेयर। ठीक है, दो तरह से परावर्तित होती है, एक नियमित रूप से परावर्तित होती है प्रकाश और एक अनियमित रूप से, यानी कि प्रकाश को हम दो तरह से क्या कर सकते हैं, तो प्रकाश को दो तरह से हम लोग परावर्तित कर सकते हैं। ठीक है, एक नियमित एक अनियमित रूप से। तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन जो हम लोग का टॉपिक है, तो यहाँ से हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हम लोगों का ये टॉपिक है, यहाँ से लिखना हम लोग प्रारंभ करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन जो कि प्रकाश किसी वस्तु के सतह से
ठीक है। प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह से या फिर किसी सतह से टकराकर प्रकाश को लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर प्रकाश का, किसी सतह से टकराकर प्रकाश का लौटने की प्रक्रिया को लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या देखा कि प्रकाश के किरणों का टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो तरह से होते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रकाश दो तरह से प्रकाश जो भी प्राकृतिक में घटते हैं, प्रकाश का परावर्तन वो दो तरह से होते हैं। ठीक है, एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन में जो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की सतह जिस सतह से टकराकर और वापस लौट जाते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई टर्च है, ठीक है, यहाँ ऐसे बारेंगे तो क्या होगा, यहाँ इस पर टर्च लगेगा, यहाँ उसका प्रकाश और वापस लौट जाएगा। ठीक है, और उस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब वो लौट जाता है वापस, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जिस सतह से टकराकर पीछे लौटता है उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं? उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और सबसे अच्छा परावर्तक सतह जो होता है वो किसका होता है? तो सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी का होता है। ठीक है, किसका? तो चांदी का, यानी कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी का होता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी होता है। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। ठीक है, चांदी जो है ना सबसे अच्छा परावर्तक होता है। और प्रकाश के परावर्तन में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो परावर्तक के रूप में समतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का? तो समतल दर्पण का, जो एकदम प्लेन हो, ठीक है, समतल हो। ठीक है, यानी कि हम लोग लिखेंगे परावर्तक के रूप में परावर्तक के रूप में समतल दर्पण का उपयोग होता है।
समतल माने कि एक समान, ठीक है, जो कुबड़ खाबड़ नहीं होता है, एकदम प्लेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतल बोलते हैं, ठीक है, जिसका मतलब कि पूरा भाग क्या हो, समतल हो। क्लास को प्लीज शेयर, ठीक है, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, परावर्तक सतह में समतल दर्पण का क्या होता है, उपयोग होता है। और परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है, एक होता है नियमित होता है और एक अनियमित होता है। तो इसमें हम लोग ऐसे करके एक एरो देके हम लोग लिख देंगे कि नियमित और अनियमित, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ से जान लेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो एक नियमित होता है, एक नियमित होता है, एक अनियमित होता है, ठीक है। नियमित भी होता है और अनियमित भी हम लोगों का प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन। ये जो दो भागों में बटा हुआ है इसको हम लोग नियमित और अनियमित कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन दो तरह से परावर्तित होती है, पहला नियमित, दूसरा अनियमित। तो हम लोग नियमित के बारे में जानेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी जब प्रकाश की किरणें नियमित रूप से यानी कि किसी समतल सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित होती है, ठीक है। और जब प्रकाश की किरणें किसी रुखरी हुई सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित होती है। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि नियमित, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित होती है। यहां लिखना स्टार्ट करेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें चमकीली जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। यहां तक क्या दिख रहा है, यहां तक क्या दिख रहा है, ठीक है, शायद दिख रहा होगा, ठीक है। नियमित रूप से क्या होती है, परावर्तित होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनियमित परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का जो अनियमित परावर्तन होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित होती है, ठीक है। यानी कि इसका हम लोग डायग्राम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे आगे। तत्कालीन हम लोग इसका क्या करते हैं, परिभाषा लिखकर समझते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी रुखरी और चमकीली सतह पर
पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। तत्कालीन हम लोग परिभाषा के माध्यम से इस टॉपिक को समझेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को समझने के बाद यहां से इसका डायग्राम जो होता है नियमित और अनियमित, उसके बारे में समझेंगे। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं या फिर लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लिए स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम मिटा देते हैं, यहां से हम लोग दोबारा समझेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो नियमित और अनियमित के का चित्र यानी कि डायग्राम पार कर उसको हम लोग क्या समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने नियमित के बारे में देखा था, तो यहाँ नियमित रूप से जो क्या होता है चित्र बनता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। अगर क्या बोले थे हम सबसे पहले, नियमित यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली, चिकनी और चमकीली जब एकदम समतल होगा तो वह कैसा होगा, इस आकार का होगा। और रुखरी और चमकीली होगा तो वो किस आकार का होगा, तो इस आकार का होगा, ठीक है, इस आकार का होगा। तो हम लोग देखेंगे जब प्रकाश की किरणें यहां से आएगा टकराकर वापस चल जाएगा, यहां से आएगा टकराकर वापस चल जाएगा, यहां से आएगा टकराकर वापस चल जाएगा, यहां से आया टकराकर चला गया, ठीक है। अब मान के चलिए इसमें आया तो यहां से टकराकर चल गया, फिर आया फिर चल गया, फिर आया फिर चल गया, फिर आया फिर चल गया। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ देखें कि क्या हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहां से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और यहां से लौट के चल जा रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से लौट के चल जा रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से लौट के चल जा रहा है, यहां से आ रहा है लौट के, यहां से टकराकर, यहां से टकराकर टकराकर चल जा रहा है इधर, ठीक है। फिर इधर से आ रहा है टकराकर, ठीक है, और यहाँ चल जा रहा है, आ रहा है इधर से फिर टकराकर चल जा रहा है, आ रहा है इधर से फिर टकराकर क्या होता है कि वो चला जाता है, इधर से आ रहा है और इधर से ये जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का जो डायग्राम है वो बनेगा। अगर हम चाहे चमकीली तो इसको हम लोग नियमित रूप से, देखिए ये परा और सीधा साधा ऊपर से चल गया, ठीक है। और ये इसका जो चित्र देख रहे हैं ये क्या है, रुखरी है, ठीक है, मतलब कि ये खुबर खबर में है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रुखरी बोलेंगे, यानी कि अनियमित परावर्तन हो रहा है, ये नियमित परावर्तन हो रहा है, ठीक है, नियमित, ठीक है, नियमित परावर्तन, ये क्या है, नियमित परावर्तन है, ठीक है। और ये क्या है, अनियमित परावर्तन है। तो दोस्तों आप लोग यहां तक समझ चुके होंगे नियमित और अनियमित परावर्तन किसको बोलते हैं और किस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर डायग्राम बनता है, ठीक है। यदि आप समझ चुके हैं तो आप लोग इस चित्र को बना लेंगे। और इसके बाद हम लोग का न्यू टॉपिक जो आने वाला है वो प्रकाश का परावर्तन का नियम होगा, ठीक है। जो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और इसके बारे में प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। सबसे वीवीआई क्वेश्चन, क्लास 10th का फिजिक्स का सबसे वीवीआई क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं, ठीक है। ये 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा और हमारे साथ लिखना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो सबसे पहले एक डायग्राम पाड़ेंगे, ठीक है, चित्र पाड़ेंगे और उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे और कुछ पहला नियम दूसरा नियम पहले लिखने का काम करेंगे, ठीक है। तो पहला नियम हम लोग का जो होगा, ठीक है, इसका पहला नियम, पहला नियम, पहला नियम, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, पहला नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है, साइन आई बराबर साइन आर। ये आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे यहां, समझे। उसके बाद दूसरा नियम, ठीक है, क्या, दूसरा नियम, दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहला नियम लिख दिया है, दूसरा नियम को हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन, आपतन, सॉरी यहां कोण होगा, ठीक है, आप लोग कोण यहां लिख दीजिएगा, चलिए हम भी लिख देते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपतित किरण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतल में होते हैं। बहुत वीवीआई है, ठीक है, मतलब कि ये वीवीआई टॉपिक है, ठीक है, ये क्या है, वीवीआई टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है, अदर क्वेश्चन के अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें कि पहला नियम दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण सब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। सॉरी ये दूसरा नियम, ठीक है, ये दूसरा नियम थोड़ा अलग होगा, ठीक है, ये परिभाषा नहीं होगा, ये दूसरा परिभाषा होगा, इसे मिटाकर हम लोग दूसरा लिख देते हैं, ठीक है। ये हम लोग का आपतित आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण ऐसे करके है, ठीक है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों
एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग नियम पढ़े हैं अभी, प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसके बारे में छोटा एक डायग्राम यानी कि चित्र के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या बतलाया कि समतल तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो सबसे पहले हम एक समतल पारेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्या, समतल। ठीक है, ये क्या है, समतल। उसके बाद ये जो मेरा डायग्राम हो गया, ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, ये जो समतल दर्पण से जो ये परावर्तक सतह हो गया। क्या हो गया, परावर्तक सतह। ठीक है, ये हमारा एक परावर्तक सतह हो गया। और इस परावर्तक सतह के सामने जो आ रहा है किरण, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, इसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, यहां हम लोग ये टकरा कर वापस जा रहा है, इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और साथ साथ हमने बतलाया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, तथा अभिलंब, यानी कि इस बीचों बीच एक अभिलंब, अभिलंब एक हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में, यानी कि बीचों बीच टूटी फूटी रेखा में सीधा होता है। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हम लोग क्या खींचे, अभिलंब खींच दिए। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया। ठीक है, जो कि क्या है, अभिलंब क्या है, टूटी फूटी रेखा में है। ठीक है, टूटी फूटी रेखा में अभिलंब हो गया। ठीक है, इसको हम लोग एन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ एक और बात कि यहाँ हम लोग साइन आर, ठीक है, इसको हम लोग साइन आई और इसको हम लोग साइन आर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आपतन कोण और इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसको हम लोग परावर्तक सतह, इसको हम लोग इसे हम लोग ए बिंदु और इसे हम लोग बी बिंदु बोल सकते हैं और इसे बिंदु ओ बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, जिस सतह से टकराया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो परावर्तक सतह। ठीक है, परावर्तक सतह। इतना नॉलेज आप लोगों के बाद आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लास 10th के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आप लोग इतना कवर कर लिए तो बहुत सही। चलिए दोस्तों, तो यहां तक आप अगर चले आए तो बहुत सही है। आप ये डायग्राम सारा बनाने का प्रयास करेंगे अपने कॉपी में और हमारे साथ बनाएंगे आप। ठीक है, यदि आप समझने के साथ, लेक्चर को देखने के साथ नोट बनाते हैं तो यह बहुत ही प्रशंसा की बात है और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, यदि आप लेक्चर के बाद नोट बनाते हैं तो ये थोड़ा आलसीपन का काम हो गया। ठीक है, आपको लेक्चर के साथ साथ नोट बनाना होगा। ठीक है, चलिए मेरे साथ ही नोट बनाइए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि परावर्तक सतह। अब हम छोटा छोटा ये जो टॉपिक है कि ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं। ठीक है, कि परावर्तक सतह के बारे में तो आप लोग जानबे करते हैं। ठीक है, इसमें परावर्तक सतह के बारे में जानते हैं कि परावर्तक सतह किसको बोलेंगे, तो जिस सतह से टकराकर प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाते हैं उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का फर्स्ट परावर्तक, परावर्तक एक छोटा छोटा पॉइंट हो गया, समझिए, इसको हम रोमन में ले लेते हैं, परावर्तक सतह। ठीक है, हम लोगों का दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा, मान के चलिए परावर्तक सतह के बाद हो जाएगा आपतित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। तीसरा हम लोगों का हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। चौथा हम लोगों का हो जाएगा अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद पांचवा हम लोगों का हो जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, उसके बाद छठा हो जाएगा हम लोगों का परावर्तन कोण, परावर्तन
कोण, ठीक है। ये जो हम लोगों का टॉपिक है, छोटा छोटा जो टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोगों को समझना पड़ेगा। यदि इसके बारे में आप थोड़ा भी ज्ञान नहीं लीजिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग किसके बारे में, तो परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह के बारे में हमने पहले ही बतला दिया है। उसके बाद हम लोगों का हो जाता है आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, ठीक है। क्या आपतित किरण? वह किरण जो प्रकाश की सतह पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण, ठीक है। वह सतह जो प्रकाश की सतह पर पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यानी कि ये सतह जो ये किरण है ना, ये क्या कर रहा है? प्रकाश की किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण, ठीक है। और परावर्तित किरण के बारे में हम क्या समझेंगे? वह सतह जो दर्पण से टकराकर वापस लौट जाता है, वह किरण जो दर्पण से टकराकर वापस लौट जाता है उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है? ये आपतित किरण है जो यहाँ दर्पण की ओर आया है और दर्पण से टकराकर ये किरण वापस लौट गया, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया है? परावर्तित किरण। तो आप लोग नोट कॉपी उठाइए और लिखना प्रारंभ कीजिए, आपतित किरण किसे कहते हैं। या फिर आपतित किरण देकर दो ठू बुनका देकर एक देश देकर लिखिए, वह किरण जो दर्पण की ओर आता है उसे आपतित किरण कहते हैं। या फिर वह किरण जो परावर्तक सतह की ओर आता है उसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप लिखना प्रारंभ कीजिए परावर्तित किरण। तो आप उसमें दो बुनका एक देश देकर लिखना प्रारंभ करेंगे कि वह किरण जो दर्पण से टकराकर वापस लौट जाते हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग परावर्तक सतह आपतित किरण परावर्तक किरण हो गया। उसके बाद अभिलंब, ठीक है। अभिलंब के बारे में लिखना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। अभिलंब तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, ठीक है। आपतन बिंदु पर क्या होता है? लंब होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और साथ साथ अभिलंब के बारे में एक और टॉपिक लिखना होगा आप लोगों को कि अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री का कोण यानी कि एकदम सीधा, देखिए यहाँ से एकदम सीधा लग रहा है, ठीक है। ये क्या होगा? अभिलंब हो गया हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ से अभिलंब के बाद हम लोगों का हो जाता है एक न्यू टॉपिक का नाम हो जाता है आपतन कोण। देखिए आपतन कोण यानी कि आई, ठीक है, कोण आई। तो आपतन कोण यहाँ कहाँ बना है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण यानी कि इसको हम लोग परिभाषा देकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में अगर चर्चा करने के लिए बोल देगा क्लास 10 में 6 नंबर के लिए, ठीक है, 6 नंबर यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आप लोगों को चर्चा कर देगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपतन कोण किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ये जो कोण बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण। उसके बाद आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप परावर्तन कोण है तो यानी कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच बना कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है। ये आप कॉपी में लिखिए, ठीक है। अभी मेरे साथ लिखना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। इसके बाद ये हम नहीं लिखेंगे, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम ये बतला दिए हैं, आप खुद लिख लीजिए, ठीक है। आप उतना टैलेंट है, ठीक है, आपके अंदर टैलेंट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप अभी क्या करेंगे? जस्ट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि छोटे छोटे टॉपिक के बारे में हम ज्यादा विस्तार पूर्वक लिखाएंगे नहीं, आपको खुद से ऑफलाइन में जैसे टीचर बोलते हैं और खुद आप लिखते हैं उस तरह से आप लिखिए, ठीक है। आप पूरा टीचर के ऊपर मतलब ये नहीं हो जाएंगे, डिपेंड नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आपको खुद से लिखना है। इसके बाद हम लोगों का हो जाता है प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर, इसको हम लोग कोण आई और बराबर कोण आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, यानी कि साइन आई बराबर साइन आर, इसको हम लोग कोण आई बराबर कोण आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर, समझे? ये कोण का क्या होता है? निशान होता है। फिर हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग अभी विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना चाहिए कि प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। तो हम कभी भी किसी प्रकाश के सामने जाएंगे ना तो उस हमारा या फिर किसी वस्तु का और किसी अपारदर्शी वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब किसका बनता है? आपको क्लास 10th में विस्तार पूर्वक अगर अंदर से पूछा जा सकता है
कि प्रतिबिंब किस वस्तु का बनेगा, तो किसी अपारदर्शी वस्तु को, यानी कि वैसा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जिसके आर पार क्या हो सके, प्रकाश नहीं जा सके। मान के चलिए हम यहाँ खड़ा है, ठीक है, और हमारे ऊपर प्रकाश आ रहा है, तो पीछे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, यानी कि हम अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। अगर हम अपारदर्शी वस्तु नहीं होते, हमारे आर पार प्रकाश चल जाते, तो क्या दम है जो प्रतिबिंब बन सकता है? नहीं, प्रतिबिंब का इतना औकात नहीं है कि वो बन सकता, ठीक है। मगर यहाँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम एक अपारदर्शी वस्तु नहीं होते तब, यानी कि हम अभी अपारदर्शी वस्तु है, इसलिए हम क्या, हमारे पीछे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा जब हमारे ऊपर प्रकाश पड़ेगा। तो ऐसे ही आप देखिए ना, छाह दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, हम या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पीछे से आप लोग नोट कर सकते हैं। हम अभी साइड हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रतिबिंब के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। यदि आप लोग वहां तक नहीं नोट किए हैं तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, थोड़ा हम आपको समय दे रहे हैं, ठीक है। क्लास के साथ आप लोग नोट बनाइए। प्रतिबिंब सबसे अच्छा शानदार टॉपिक, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? यहां से ऑल द बेस्ट अंकित कुमार, थैंक यू भाई अंकित कुमार, ऑल द बेस्ट भेजने के लिए। चलिए, इसी के साथ हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों का न्यू टॉपिक का नाम क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि एक तरह से ठेठी भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं छाही, ठीक है, छाही, ठीक है। तो प्रतिबिंब में किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें भाई यहाँ कपड़ा लगाना पड़ेगा। आ रही प्रकाश की किरणें आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें
परावर्तन या अपरावर्तन के बाद परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु बाद परावर्तन या किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है, परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है प्रतीत का अर्थ होता है कि हमको महसूस होता है, क्या महसूस होती है, ठीक है। प्रतीत होती है उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 10th के बोर्ड में, ठीक है, सॉरी बिहार बोर्ड के परीक्षा में क्लास 10th में पूछे जाते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखें कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले याद होना चाहिए कि प्रतिबिंब कितना प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। उसमें से हम लोगों का पहला वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोगों का पहला क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी, यानी कि उसको हम लोग अनुभव करते हैं, ठीक है, या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब यानी कि हम लोग इसको क्या करते हैं, अनुभव करते हैं कि ऐसा होगा मगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अपने लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है, एकदम।
चलिए इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो वही सेम टू यू हूबहू क्या है, इसका परिभाषा है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन से नहीं, परावर्तन या अपरावर्तन के बाद या अपरावर्तन के बाद, परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद एक बिंदु पर संश्रित होती है, एक बिंदु पर क्या होती है, संश्रित होती है। संश्रित होती है, एक बिंदु पर संश्रित होती है, एक बिंदु पर संश्रित होती है, उस बिंदु तो वह उस बिंदु वस्तु का तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उस बिंदु का कहलाता है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। हम क्या करते हैं, यह दावा करते हैं कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आया होगा समझने में, ठीक है। और इसका एक क्या होता है, डायग्राम यानी कि चित्र होता है, जो अब अभी हम लोग क्या करेंगे, पारकर और समझेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है ये हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को एक चित्र पारना है, ठीक है। क्या करना है, चित्र पारना है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा बनता है या फिर उल्टा बनता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहां हम लोगों को एक डायग्राम बनाना है, चित्र, ठीक है। ये हम लोगों का वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा, समझे। फिर इसके बाद हम लोग एक वस्तु रख देंगे, ठीक है। ये वस्तु रखेंगे, इस वस्तु का नाम हम लोग क्या रखेंगे, ए और बी, ठीक है। इस वस्तु का नाम ए और नीचे बी, ठीक है। इस वस्तु का नाम ए बी रखेंगे, जो कि क्या कर रहा है, यहां पर जा रहा है। इसको हम लोग प्रधान अक्ष यानी कि पी बोल रहे हैं, ठीक है। पी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग एम और एम डैश भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एम और एम डैश भी बोल सकते हैं, इस दर्पण को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो क्या होता है, प्रकाश की किरणें जाता है और यहां से टकराकर और वापस चलाता है, ठीक है। यहां से टकराकर वापस चलाता है, ठीक है। जाता है, टकरा के चलाया, गया, टकराकर चलाया, ठीक है। तो यहाँ जो टकराकर आया ना, ये जो टकराकर चला आता है ना, क्या होता है, यहाँ टकराकर चला आता है ना, ये टकराने के बाद जो ये पीछे चला आता है, तो यहाँ एक क्या होता है, बिंदु बनता है, ठीक है। यहाँ एक बिंदु बनता है।
जो कि हम लोगों को उल्टा बनता है, यानी कि ये नीचे बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, नीचे बनेगा हम लोगों का, ठीक है। और इस सब एक बिंदु पर जाकर क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। ये छिड़िया नहीं जाएगा, सब एक बिंदु पर जाके मिल जाएगा, ठीक है। सब क्या होगा, एक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। सब एक बिंदु पर मिल जाएगा, सब एक बिंदु पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से टकरा कर सब एक एक बिंदु पर मिल जाएगा, ठीक है। ये बिंदु यहाँ हम लोगों को सी भी हो सकता है, इसको हम लोग सी, और जब ई ए और ई बी है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बी डैश, इसका नाम क्या होगा, ए डैश, समझे। यानी कि इसका ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब, समझे। चलिए यहां से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, यानी कि कॉपी में इसे आप लोग उतार सकते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, यानी कि एफ बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहां से लेकर यहां तक की दूरी को एफ बोलते हैं, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, समझे। इसको केंद्रक बोलते हैं, ठीक है, सॉरी वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इसको सी से डिनोट किया जाता है, समझे। बहुत सही। चलिए यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। हमें हम प्रयास करते हैं कि आप लोग यहां तक समझ चुके होंगे। चलिए नोट करना प्रारंभ कर दीजिए, या फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। किस प्रतिबिंब के बारे में, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो मिटाना पड़ेगा यारो। रुक जाओ दोस्तों, रुक जाओ थोड़ा, हम आ रहे हैं, ठीक है। यहां से हम लोगों के टॉपिक का नाम क्या था, हम लोगों के टॉपिक का नाम था काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग अब जानने बारे में है, ठीक है। चलिए यहां से ध्यान दीजिए। यहां से ध्यान देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। इसे थोड़ा पानी भीग से ज्यादा भीग जाता है। चलिए हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं। तो जब जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण या परावर्तन के बाद एक बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, तो वह उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, और यह सीधा होता है, ठीक है। तो यहां लिखना प्रारंभ कीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए दोस्तों यहां से हम लोग अब समझेंगे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब आप खुद से भी लिखिए, ठीक है। आपको सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद से परिभाषा लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम में खुद लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा आप अपने से परिभाषा बनाने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु से
आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत होती है उसे उस प्रतीत होती है यहाँ किसी बिंदु वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद एक बिंदु पर अपसरित होती है उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है, उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, ठीक है, इसे आभासी प्रतिबिंब, इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है और यह उल्टा होता है, ठीक है, यह कैसा होता है, सॉरी यह सीधा होता है, ठीक है, यह सीधा होता है, ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे अभी जस्ट क्या करने वाले हैं, इसका प्रतिबिंब देखने वाले हैं, किस तरह से इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम एक लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण पारेंगे, समतल दर्पण, ठीक है, चलिए मेरे साथ आप लोग भी पारना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, समतल दर्पण पार दिए, उसके बाद यहाँ एक वस्तु रखेंगे, ठीक है, यहाँ एक वस्तु रखेंगे, ठीक है, रख दिए वस्तु, उसके बाद ये वस्तु का नाम क्या देंगे, ओ, ठीक है, ये वस्तु का नाम ओ देंगे, ठीक है, और ठीक इसी प्रकार का एक छाही हम लोगों को दिखेगा, यानी कि ये टूटी फूटी रेखा में होना चाहिए, ठीक है, ये कभी भी सीधा रेखा में नहीं दिखेगा, ठीक है, ये क्या है, वस्तु ओ, और इसका छाही का नाम हम लोग, यहाँ वस्तु है तो ओ, और इसका छाही का नाम क्या दिए दिए, प्रतिबिंब का नाम आई दे दिए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से प्रतिबिंब ए और बी यहाँ टकराएगा, ठीक है, यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ टकराएगा, ठीक है, यहाँ टकराया, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ टकराया, ठीक है, जैसे ही यहाँ 2-3 टकरा गया, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, टकराकर इधर लौट जाएगा, वापस इधर लौट जाएगा, ठीक है, टकराकर इधर लौट जाएगा। जब ये इधर लौटेगा तो ये क्या होगा कि ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, वस्तु से यहाँ टकराया, टकराने के ठीक बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न भेजा जाएगा, ठीक है, जब ये रिटर्न भेजा जाएगा
तो इसको हम लोग इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से बना लेंगे, इसका नाम डी, इसका नाम सी, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से पार देंगे, तो हम लोगों का ये प्रतिबिंब हो, इसका हम लोग, और इस तरह से ये हमारा क्या है, चित्र है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा वस्तु है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो इस साइड अब हम लोगों को पारना पड़ेगा, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड क्या करेंगे, पारेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग ए और बी, ठीक है। ये हम लोग ए और बी पहले हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका क्या करेंगे, प्रतिबिंब निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि लकीर यहाँ आया था, यहाँ से खींचकर इसका प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहां से इसका प्रतिबिंब यहां से, ठीक है। इसका ऐसे ही प्रतिबिंब हम लोगों का बन जाएगा, और तीनों मिलेगा कहाँ, यहाँ मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रतिबिंब है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कल्पना करेंगे, ठीक है। यानी कि महसूस करेंगे कि ऐसा हो सकता है, मगर रियल में ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये वास्तविक नहीं है, ठीक है, ये काल्पनिक है, काल्पनिक दुनिया, समझे। ये जैसे कि हम लोग सपना देखते हैं, ठीक है, आंख मूंद के सोचेंगे कि फन्ना का चित्र ऐसे ऐसे होगा, मगर रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम लोग कल्पना करते हैं कुछ बहुत सारी चीजों के बारे में करते हैं, ठीक है। वहां ऑन कैमरा यहाँ बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सी चीजों के बारे में यहाँ सोच सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास अगर महिला मित्र है, ठीक है, तो आप हमेशा उसके ख्यालों में डूबे रहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है, सोचते हैं, और उसका जो चित्र बनता है अपने दिमाग में, तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाता है, ठीक है। सबसे एकदम सटीक इसका क्या है, उदाहरण यही है, समझे। चलिए, या फिर कोई किसी भी, मान के चलिए किसी भी चीजों के बारे में आप सोचते हैं, और आपके दिमाग में जो क्या बनता है, उसका डायग्राम बनता है, चित्र बनता है, तो वो क्या हो जाता है, वो आप लोगों का हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाता है, ठीक है। वो हम लोगों का काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है। उसके बाद हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक। तो हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक काल्पनिक और वास्तविक में अंतर, ठीक है। यानी कि इस टॉपिक को हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, इसे हम जस्ट अभी देखने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले मिटाना पड़ेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम लोग क्या देखने वाले हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। यहाँ क्वेश्चन यानी कि टॉपिक का नाम दे देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी ठीक है में अंतर। चलिए,
इन दोनों में हम लोग क्या देखेंगे, वास्तविक और आभासी में हम लोग अंतर देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इस दोनों में अंतर किस प्रकार होता है वो अभी हम जस्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब, इस साइड हम लोग लिख लेंगे उत्तर देके। ठीक है, उत्तर देके कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है, यानी कि जो भी अंतर है इस दोनों के बारे में उसे हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो नीचे लिखने के जो मतलब है वो यानी कि हम नीचे पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ वास्तविक दे देंगे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, और यहाँ बीचों बीच एक लकीर खींच देंगे ताकि हम लोग इसे इसमें डिफरेंस कर पाए। फर्स्ट नंबर इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, इसका हम लोग क्या देखने वाले, अंतर। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता है। दूसरा नंबर हम लोग टॉपिक देंगे यहाँ, सॉरी दूसरा नहीं, जब इसका एक पहला दे दिए तो इसका भी एक क्या देना है, पहला देना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यह किरणों के काल्पनिक, या फिर काल्पनिक दीजिए। ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा। काल्पनिक कटान से बनता है, कटान से बनता है। फिर हम लोग दूसरा नंबर टॉपिक देकर यहाँ लिखेंगे यह प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है। हम बताए थे पहले ही कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो सीधा। तो इसे ही हम लोग लिखेंगे, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, दो तरह से हम लोग लिखेंगे। और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समझे। फिर तीसरा नंबर लिखेंगे, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। देखिए, जो चीज वास्तविक है यानी कि रियल है, मतलब कि एकदम रियल है, सचमुच है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर दिखा सकते हैं, उतार सकते हैं। और जो कल्पना है, मान के चले हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसे पर्दा पर उतार सकते हैं, कभी भी नहीं उतार सकते हैं। बच्चों, इसे कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यह आप लोग ध्यान देकर लिखिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ लिखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, तो यहां लिखिए, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तीसरा नंबर में यहां भी लिखेंगे, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर
चलिए, आप अपने महिला मित्र या फिर अपने किसी दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं तो किसी कभी भी उसको पर्दा पर उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। समझे? इसके बाद हम लोगों को लिखना है कि यह दर्पण के सामने बनता है। मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। मान के चलिए कोई दर्पण है तो उसके ठीक बगल में सामने, मतलब कि ये मान के चलिए ये दर्पण है, ये दर्पण है तो मान के इसका ये मुंह है, इसका सामने बनेगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के कितना पीछे बनेगा, ठीक है, जैसे जैसे कि हम पहले चित्र में आपको बतला दिए हैं, ठीक है। तो यहां लिखना प्रारंभ करेंगे, यह दर्पण के सामने बनता है। फिर यहां लिखेंगे, यह दर्पण के पीछे बनता है। समझे? यानी कि यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। तो आप लोगों को फिर से एक मतलब कि अच्छे जुनून के साथ आप लोगों को समझा दिया जाता है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रश्न की वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर, यानी कि जो भी अंतर है उसे हम लोग नीचे उतार रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ वास्तविक और यहाँ क्या करेंगे, आभासी प्रतिबिंब देंगे। आभासी ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे कि पहला नंबर है कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, ठीक है, बहुत सही। यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, ये भी बहुत सही। फिर दूसरा नंबर, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये भी बहुत सही। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये भी बहुत सही। यह प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि यह वास्तविक है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यह काल्पनिक है। यह दर्पण के सामने बनता है, यानी कि सीधा आमने सामने बनता है, ठीक है। यह दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि ये दर्पण है, मान के चलिए इसके पीछे बनेगा, ठीक है, साइड में। तो इस तरह से आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, सेशन को शेयर भी करना है, ठीक है। दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। और जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है उस कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आ रहा है तो आप लिखकर भेजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर नहीं तो यहाँ लिखकर भेजिए कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हम वहां दोबारा बतलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड में आपको क्या करना होगा, वहां भी कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम पीछे से रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। आपको मतलब कि गाइड करते रहेंगे हमेशा। तो चलिए यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का न्यू टॉपिक है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, यानी कि जितना जितना विशेषता है ना इसमें, ये सारा ले लीजिए, ठीक है। समतल दर्पण में इस सब गुण होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब कि जो गुण मिठाई में, समझे, और जो गुण मिठाई में होगा वो गुण आपको, मतलब कि मिठाई टाइप का क्या होता है भाई, तो मिठाई टाइप का एक होता है, क्या होता है जी, मीठ सामान क्या होता है जी, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मतलब कि उस टाइप का जो भी हो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसका गुण मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब और समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता, दोनों में क्या होता है, एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। दोनों का जो कॉन्सेप्ट है एक ही कॉन्सेप्ट है, समझे। तो आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ लिखा है वही कॉन्सेप्ट उसमें भी लिख देना है, ठीक है। तो हालांकि हम क्वेश्चन अलग होगा मगर कॉन्सेप्ट एक ही होगा। तो हम लोग यहाँ से न्यू टॉपिक लिखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। फिर से लिखना हम लोगों को पड़ेगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता।
देखिए दोस्तों कि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने में सबसे दिक्कत यही होता है कि इसे बार बार लिख लिख कर मिटाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग हमें इतना सपोर्ट कीजिए कि हम डिजिटल बोर्ड तक पहुंच सके, ठीक है। उससे आप लोगों को भी फायदा होगा कि हम जब पढ़ाएंगे तो बार बार उसको कपड़े से मिटाना नहीं पड़ेगा, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, और आप क्या कीजिएगा कि साफ साफ सुंदर तरीका से देख पाइएगा, ठीक है। तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज, ठीक है। यानी कि सपोर्ट करने का आपको एक ही ऑप्शन है कि आप वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों के मोबाइल से भी उसको फॉलो कीजिए आईडी को, और साथ साथ यूट्यूब चैनल मेरा है केके टीचिंग सेंटर, ठीक है। और व्हाट्सएप पर एक व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक पर एक न्यू पेज है, उसका नाम है केके टीचिंग सेंटर, ठीक है। तो पेज आप मारिएगा केके टीचिंग सेंटर फेसबुक पर, तो वो भी आपको बतला दिया जाएगा, ठीक है। और वहां से आप लोग केके टीचिंग सेंटर का एक लोगो होगा पीला कलर का, ठीक है, उसे आप लोग चुनकर और क्या कीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा फेसबुक पर। अगर यूट्यूब पर जाइएगा तो वहां आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह दर्पण काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, समझे। यह दर्पण काल्पनिक होता है, हम पहले ही बताए थे जो काल्पनिक दर्पण में होगा वही इसमें भी होगा, ठीक है, सेम टू यू कॉन्सेप्ट। यह दर्पण काल्पनिक होता है, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। फिर हम लोग लिखेंगे यह सीधा होता है, यह सीधा होता है। चौथा लिखेंगे यह वस्तु के समान आकार का होता है, यह वस्तु के समान आकार का होता है। फिर हम लोग लिखेंगे, देखिए वस्तु के समान आकार का यानी कि इसका आकार और दर्पण का आकार और वस्तु का आकार क्या होगा, दोनों समान होगा, ठीक है, प्रतिबिंब का, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर हम लोग लिखेंगे इसे प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण जितना वस्तु दर्पण के जितना वस्तु दर्पण के सामने होती है, जितना वस्तु दर्पण के सामने होती है, समझे। इसके बाद यह
पार्श्वर विपरिवर्तन दर्शाता है। यह पार्श्वर विपरिवर्तन यह क्या दर्शाता है? तो यह पार्श्वर विपरिवर्तन दर्शाता है। और साथ साथ लिखना है कि यह सीधा होता है। ठीक है, सीधा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यह समान आकार का होता है। ठीक है, यह काल्पनिक होता है। बहुत ठीक है। यह उल्टा होता है, सॉरी यह सीधा होता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये बहुत सही है। ठीक है, यहीं तक हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। और यहाँ तक अगर समझ चुके हैं तो बहुत सही है। देखिए, सबसे पहले यह दर्पण काल्पनिक होता है। ठीक है, मतलब कि काल्पनिक होता है, इसे दर्पण, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। उसके बाद यह सीधा होता है, यानी कि यह टेढ़ टाढ़ नहीं, एकदम करेक्ट सीधा रहेगा। ठीक है, यह वस्तु के समान आकार का होगा, जितना भर का वस्तु होगा उतना भर का इसका दर्पण होगा। प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, मतलब कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के जितना पीछे प्रतिबिंब वस्तु रहेगा उतना ही आगे इसका क्या बनेगा, मतलब कि प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उसके बाद यह पार्श्वर विपरिवर्तन दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक ये 5-6 टॉपिक अगर समझ चुके हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि हाँ जी सर, यानी कि आप लोग 2 लिखकर कमेंट कीजिएगा, यानी कि समझ गए। अगर आप नहीं समझे तो 1 लिखकर कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो बहुत सही। अब इसके बाद हम लोग, जैसे कि हमने बोला यहाँ बी परिवर्तन। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने बी परिवर्तन के बारे में चर्चा किया है। तो हम लोग अब टॉपिक, हम लोगों का न्यू टॉपिक का नाम हो जाएगा बी परिवर्तन। ठीक है, बी परिवर्तन। ठीक है, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन एवं पार्श्वर विपरिवर्तन क्या होता है। ठीक है, पार्श्वर विपरिवर्तन और एक विपरिवर्तन और पार्श्वर विपरिवर्तन दोनों के बारे में हम लोग कल देखने वाले हैं, जो कि हम लोगों का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आप लोगों को कल बनाकर आना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, हमने कल आपको बोले थे कि आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, प्रकाश पुंज क्या है, आपको घर से बनाकर आना है। ठीक है, प्रकाश, इसको होमवर्क। ठीक है, HW लीजिए, समझे। प्रकाश पुंज क्या है। यदि आप हमसे पढ़े हैं तो आपको क्या करना होगा, अगर आप हमारा हर एक लेक्चर को सही ढंग से, सही तरीके से देखे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रकाश पुंज क्या है ये लिखकर कल आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए कि एक तरह से आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं कि प्रकाश, मतलब कि प्रकाश पुंज क्या है, ये आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, वो आप घर से पूरा करके आएंगे। यानी कि क्लास करने से पहले आपको पूरा करना पड़ेगा, क्लास के जस्ट बाद। नोट भी बनाइए, याद भी कीजिए, और इसे होमवर्क के दृष्टिकोण से इसे बनाकर आइएगा। प्लीज प्लीज बच्चों, इसे बनाकर आइएगा। ठीक है, कि प्रकाश पुंज क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आत्मदीप्त पदार्थ एवं अदीप्त पदार्थ को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आत्मदीप्त तथा अदीप्त पदार्थ को परिभाषित कीजिए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताए, जो कि यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन दोबारा आपको मिल रहा है होमवर्क में। ठीक है, समतल
दर्पण द्वारा बने, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। समझे। फिर हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताए।